पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो पॉडकास्ट ही है जी, उसका सेकंड पार्ट है। लकी बीस्ट के साथ है सुशांत सिन्हा की। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मलिक शक्ल इकबाल। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। थ्रेट होना संभव है, बिल्कुल। तो डोनाल्ड ट्रम्प आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज्ड है? उसके बाद कंप्रोमाइज मेरे जैसे पहले एक डोनाल्ड ट्रम्प क्या होता है, एक स्टेटमेंट देते हैं कि भाई कोरोना नहीं चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जब डोनाल्ड ट्रम्प पे हमला हुआ उस वक्त डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति की रेस में थे, बिल्कुल। वो राष्ट्रपति बने नहीं थे। तो अगर आप कह रहे हैं कि सीआईए के अंदर कुछ लोग उनको मारना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं, आपका बिल्कुल। आरोप है, तो फिर तो मौजूदा सरकार में किसी ने हो सकता है आदेश दिया हो तो डेफिनेटली उस वक्त की। नहीं, उस टाइम की सर, तभी तो मतलब उस टाइम के जो उस टाइम पावर में होंगे सर। देखो, प्रेसिडेंट 5 ईयर्स के लिए, लेकिन कुछ एक लोग होते हैं जो 60 साल की उम्र तक पावर में रहते हैं सर। हमें सिर्फ क्या दिखाई देते हैं, एक पॉलिटिकल पर्सन आते हैं, पॉलिटिकल पर्सन चले भी जाते हैं सर। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक मैं उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ। रॉयल फैमिली है, रॉयल फैमिली के लिए बहुत सारे लोग आज भी MI6 के लिए, मतलब MI6 यानी कि रॉयल फैमिली का समझ लो, CIA के लोग साथ में काम करते हैं आज भी। रॉयल फैमिली तो एक ही है ना सर, हमेशा के लिए रॉयल फैमिली एक ही है दुनिया के अंदर। रॉयल फैमिली को ना कोई इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत है ना कुछ। ब्रिटेन का कोई भी PM रहेगा, चाहे दुनिया को लोकतंत्र नज़र आ रहा हो, लेकिन पूरा कंट्रोल रॉयल फैमिली का। ये सिर्फ दिखाई देता है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। तो रॉयल फैमिली के लिए बहुत सारे लोग जो हैं, CIA के भी लोग काम करते हैं। मैं एक उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ सर। प्रेसिडेंट कोई भी आएगी, रॉयल फैमिली एक ही रहेगी सर, ध्यान रखना। प्रेसिडेंट बदले, अभी डोनाल्ड ट्रंप 2 साल के बाद 3 साल के बाद चेंज हो जाएंगे, नेक्स्ट प्रेसिडेंट आएंगे कोई भी, लेकिन रॉयल फैमिली या दुनिया के ऐसे पावरफुल लोग एक ही होंगे। इनके लिए कौन सही है, कौन प्रेसिडेंट बनना चाहिए, ये दुनिया के पावरफुल लोग डिसाइड करते हैं। मैं आपको और भी इसमें डिटेल से बताता हूँ कि क्या होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी लीडर एकदम से आ जाता है, लीडर एकदम से नहीं आता सर। हमें लगता है कि हम चुनते हैं लीडर को। कहीं कुछ हद तक तो सही है कि हम चुनते हैं, इसमें मैं बिल्कुल गलत नहीं कहूँगा कि हम चुनते हैं लीडर को, ये बिल्कुल सही है। लेकिन क्या हमें कभी ये बताया जाता है कि उस लीडर के बैक में कौन है सर? कभी अच्छा, मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि आज डोनाल्ड ट्रंप को कोई वोट देने जा रहा है, क्या उसके पीछे किसने फेसबुक का निशान, किसने माइक्रोसॉफ्ट का निशान देखा है सर? किसकी फंडिंग है? मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आप डोनाल्ड ट्रंप पर मोहर लगा रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कौन लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने अमेरिका के? क्या एक एग्जाम्पल के लिए, एक फेसबुक का ऑनर, एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर, एक रॉकफेलर, एग्जाम्पल के लिए, है ना सर, एक ब्लैक रॉक, ये तो कभी पब्लिक को नहीं दिखाई देते, ये दिखाई नहीं देते। तो आप कह रहे हैं कि वो पर्दे के पीछे जो लोग हैं, उनमें से कई लोग हो सकता है ना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए और आप कह रहे हैं कि अगर आपको यहाँ भारत में बैठ के लग रहा है कि भाई CIA का इन्वॉल्वमेंट था डोनाल्ड ट्रंप पे हमले को लेकर, तो डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को मैं डायरेक्ट CIA नहीं बोलूंगा सर, CIA को भी किससे कमांड है पीछे से? CIA तो सिर्फ अपना काम कर रही है, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो CIA में रह के किसी के लिए काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जांच क्यों नहीं कराई? क्यों नहीं इसको उस तरह से सामने रखा कि भाई कौन थे जिन्होंने मेरे सर जांच, अमेरिका ने तो जांच तो करी, उसमें कुछ को शायद सस्पेंड भी किया उसमें, लेकिन किसी को जेल में डाला। लापरवाही के हिसाब से था। हाँ सर, देखो केस को एक चीज़ बताओ मेरे को कि चलो मैं एक बहुत एग्जांपल के लिए, सर आपको भी जर्नलिज्म का या हमारे को बहुत एक्सपीरियंस है, फॉर एग्जांपल के लिए बहुत नॉलेज है, आप जर्नलिज्म में कुछ भी कर देंगे, लेकिन एकदम से कोई बोलता है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनो, आप हिंदुस्तान को 5 साल तक समझ ही नहीं पाओगे सर। आप किसको समझोगे? एग्जाम्पल के लिए, आप 5 साल के लिए देश के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हो, 5 साल में तो आपको यही नहीं समझ में आ पाएगा पूरी दिल्ली कैसी है, हमारी NIA कैसे काम करती है, IB कैसे काम करती है, RNW कैसे काम करती है, ED कैसे काम करती है ना सर, CBI कैसे काम करती है। आपके पास पावर क्या क्या है? मुझे लगता है कि 5 साल में आप इसमें से 2% चीज़ें भी नहीं समझ पाओगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सिस्टम में कौन आपके हैं, कौन अपने नहीं है? तो आप इतनी भविष्यवाणी करते हैं, एक भविष्यवाणी कीजिए, आपको लगता है डोनाल्ड ट्रंप पे हमला होने वाला है बहुत जल्द? सर डोनाल्ड ट्रंप पर हम हमला नहीं बोलेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप पर थ्रेट होगा, ये नहीं कह सकते। डोनाल्ड ट्रंप पर थ्रेट तो नहीं होगा सर, लेकिन यह है कि खतरा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में नहीं होगा। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप अगले प्रेसिडेंट के लिए, जैसे US में रूल नहीं है सर कि डोनाल्ड ट्रंप और नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर डोनाल्ड ट्रंप एक और प्रेसिडेंट का रूल होता तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता, लेकिन नहीं, अब आधा हो चुका है, तो देन अब डोनाल्ड ट्रंप पर अटैक नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि बची हुई सर मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, उसके बाद 2-2.5 साल की सरकार बची है, देन उन्हें चले जाना है सर। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की तो हमने बात कर ली, लेकिन इस वक्त जैसे मैं देख रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड गए, तो वहाँ एक आर्टिकल छपा कि बहुत सारे स्नाइपर्स जो हैं वो रखे गए थे उनकी सुरक्षा के लिए वगैरह वगैरह। आपके हिसाब से अगर आप असेस करें कि इस वक्त
सबसे ज़्यादा थ्रेट डोनाल्ड ट्रम्प, नरेंद्र मोदी, पुतिन या जिनपिंग, इनमें से किसको है और क्यों? सर सबसे ज़्यादा इस टाइम अगर आप थ्रेट देखें तो व्लादिमीर पुतिन सर और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, दोनों लोगों को? दोनों के लिए, दोनों को थ्रेट सबसे ज़्यादा दुनिया में इस टाइम। हम शी जिनपिंग सर को इसलिए नहीं बोल सकते सर, देखो हमारे में बाकी देशों में और चाइना में फ़र्क है सर। चाइना को समझने के लिए कि चाइना हमारे जैसा नहीं है। अगर हमारा RNW है या दुनिया की कोई भी एजेंसी है, CI है, तो हमारा काम है देश के लिए काम करना। लेकिन चाइना का ऐसा नहीं है सर। चाइना का अगर MSS है तो वो देश के लिए नहीं, वो अपने गवर्नमेंट के लिए वो अपनी सरकार के लिए काम करती हैं सर, है ना। अगर आप उनके स्ट्रक्चर को देखो, उनको कहने का मतलब है कि दुनिया में सिर्फ उनकी सरकार बचनी चाहिए जो इस टाइम है। उसके लिए चाहे उन्हें किसी भी लोगों को असैसिनेशन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, किन्हीं लोगों को भी जेल में डालने पड़े, दुनिया में कुछ भी करना पड़े, तो अपने लीडर्स के लिए करते हैं वो लोग। तो हम उनको एक बार साइड रखते हैं। लेकिन हम एक लोकतंत्र में हैं और रशियन प्रेसिडेंट की हम बात करें तो दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा थ्रेट व्लादिमीर पुतिन एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, हाई रिस्क पर्सन इन ऑल ओवर वर्ल्ड। अभी बीच में आपको याद होगा एक बार दोनों एक गाड़ी में बैठे चाइना थे, के अंदर, बिल्कुल, तो वो बड़ी उसकी चर्चा हुई थी कि बांग्लादेश के अंदर 808 कमरे के मेजर जनरल रैंक के आदमी को किसी ने असैसिनेट किया था, तो बाद में 3 दिन के बाद तो डेड बॉडी मिली थी। आपको लगता है कि वाकई वो कहानी सही थी? क्योंकि उसका कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ तो नहीं है। सर प्रूफ नहीं है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है कि है। लेकिन ये सिर्फ मैं इतना क्वेश्चन है कि CIA का एक इतना बड़ा अधिकारी, एक मेजर जनरल रैंक का आदमी जो उनके स्पेशल फोर्स के लिए काम कर चुका है, एक सिविल होटल के अंदर क्या कर रहा है सर? सर एक मेजर जनरल रैंक आदमी किसी देश के अंदर जाता है तो अपने प्रोटोकॉल है उनके, वो भी स्पेशल फोर्स का एक आदमी, वो एक सिविलियन की तरह रह रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑपरेशन चला रहे हैं। ऑपरेशन क्या है नहीं पता, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि लोग कहते हैं कि इस ऑपरेशन को जॉइंट ऑपरेशन किया SVR के साथ, रशियन एजेंसी के साथ, तो 3 दिन पहले वो मर चुके थे। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका को नहीं पता चल गया था कि वो 3 दिन पहले मर चुके हैं। क्या होता है कि अगर हर आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर अगर इसमें बात ना हो तो बैकअप टीम रेडी रहती है। अगर मैं भी किसी ऑपरेशन के लिए गया हूँ, अगर मैं 1 घंटे तक कोऑर्डिनेट नहीं करूँगा तो मेरी बैकअप टीम रेडी हो जाएगी। तो जब US को पता चला कि यार कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं CIA को पता चल गया था कि हमारे आदमी को असैसिनेट कर चुके हैं रूम के अंदर। लेकिन सिचुएशन क्या है कि अगर हम इस टाइम बता देंगे कि हमारा एक आदमी मर गया तो दुनिया की नज़र है इस पर, तो CIA ने भी इसमें एक बहुत बड़ा गेम खेला। CIA ने बोला साइलेंट हो जाओ, अब हम भी नहीं बताएंगे कि हमारा आदमी है। अब कभी ना कभी तो डेड बॉडी बाहर निकलेगी, 1 दिन 2 दिन, कभी ना कभी तो रूम के अंदर से कोई ना कोई वेटर बताएगा। तो नॉर्मल प्रोसीजर किया गया जैसे एक आम आदमी के लिए प्रोसीजर करते हैं कि 3 दिन के बाद जब होटल का वेटर गया और बोला यार कि नहीं है, तो 3 दिन के बाद डेड बॉडी निकली और US सीधे उस डेड बॉडी को लेके चला गया, PM नहीं किया। तो कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा था सर, कि वो ऑपरेशन क्या था या तो अमेरिका की CIA को पता है, जो मरने वाला था उसको पता है सर। नहीं, और बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। कई बार तो मुझे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर कई लोग चिंतित रहते हैं कि वो कभी भी कहीं भी उतर के चले जाते हैं, हाथ मिलाने लगते हैं और लोगों के इतना करीब जाते हैं। क्या ये बहुत खतरनाक नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए? बहुत डेंजर है सर, डेंजर है। ये तो सिक्योरिटी वायलेशन है सर। हम लोग भी कभी मतलब जेट प्लस में तो मैंने बहुत काम किया, ये बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी वायलेशन है। जब भी कभी भी कोई टारगेट मूव करता है, कन्वाई मूव करते हैं, तो सीधे ऑर्डर्स होते हैं। यहाँ तक कि गाड़ी कहाँ रुकेगी ये भी ऑर्डर्स होते हैं सर, जिस जगह पर गाड़ी रुकनी है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये तो खतरा है ही कि आप एकदम से, चलो आपको पब्लिक से, आप देश के प्रधानमंत्री जी हैं, आप पब्लिक से मिलना चाहते हैं, लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन आप इतना बड़ा सिक्योरिटी वायलेशन करते हैं, बहुत बड़ा थ्रेट है सर। अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि अब जितने हम इतनी चर्चा कर रहे हैं और आप अपने अनुभव से और अपने सोर्सेज से बहुत सारी जानकारी निकाल के लाते हैं, आपने काफ़ी महीने पहले कह दिया था कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन होगा। आपने अभी हाल में 2 महीने पहले कह दिया था कि शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होगी और वही होता दिख रहा है। तो आप कुछ एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ते हैं? नहीं सर, नहीं सर, या ये आपके सोर्सेज बताते हैं? कैसे आपको ये पहले कैसे पता चल सर? देखो, नहीं, ये सोर्सेज बताते हैं सर। दुनिया में कोई ये नहीं है सर, मैं तो मानता भी नहीं हूँ इन चीज़ों को। जो लोग मानते हैं कि नहीं यार ये होती है, जो भी एस्ट्रोलॉजी जो है, मैं इन पर बिलीव नहीं करता हूँ। हम अपने कर्म पर बिलीव करते हैं, जो भी काम के ऊपर है। दुनिया के अंदर अगर कुछ भी बोल रहा हूँ तो हम उसको 1000 बार चेक करते हैं सर, ऐसा नहीं एकदम से, क्योंकि बहुत टाइम लगता है आपको ट्रस्ट जीतने में, दुनिया का विश्वास जीतने में, कि लोग आप पर ट्रस्ट करें। तो कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आने पर, शायद मैंने 25 मई को या 20 मई को एक
ट्वीट डाला था। इस ट्वीट पर यह डाला था कि CIA इस टाइम पूरा का पूरा प्लान कर रही है बांग्लादेश के अंदर कैसे टेरर कैंप वगैरह बन रहे हैं। आज भी मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश में इस टाइम आप अगर रंगपुर के अंदर चले जाओ तो 2 टेरर कैंप चल रहे हैं, अगर आप सिलहट पर चले जाओ तो 4 टेरर कैंप चल रहे हैं, चटगांव के ऊपर चले जाओ तो 3 टेरर कैंप चल रहे हैं सर। पाकिस्तान के अंदर ओपन टेरर कैंप दुनिया के किसी न्यूज़ में नहीं आ रहा। चलो टेरर कैंप तो वो पाकिस्तान के टेरर कैंप बांग्लादेश में चल रहे हैं या बांग्लादेश अपने बना रहा है? ये अपने क्या कहते हैं, अगर आप ABT को लेकर चलो, जसमुद्दीन रहमानी को लेकर चलो आप, ठीक है, सफरुकुर रहमान को लेकर चलो, ये तो पहले ही सर एक आतंकवादी है, चाहे 13 साल के बाद जेल से निकला शेख हसीना के जाने के बाद जसमुद्दीन रहमानी। तो बांग्लादेश के अंदर जो टेरर कैंप चल रहे हैं इनके, लेकिन उन टेरर कैंपों को पाकिस्तान की आर्मी ट्रेन कर रही है। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया सर। लोग बांग्लादेश के हैं, जो नए मुजाहिदीन तैयार हो रहे हैं, जो बिल्कुल ISIS के सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन जो इनको ट्रेंड कर रहे हैं वो ISI के लोग हैं, वो पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं। और ज़मीन कहाँ पर यूज़ हो रही है? धरती यूज़ हो रही है बांग्लादेश की। आपको मैं और शॉकिंग बताता हूँ कि मैंने 25 मई को ये कह दिया था, 20 मई को 2026 को, कि शेख हसीना बांग्लादेश जाएगी सर। मैंने कहा कि 5-6 महीने के बाद, 6-7 महीने के बाद शेख हसीना बांग्लादेश जाएंगी, जबकि शेख हसीना को फांसी की सज़ा के लिए वो लोग रेडी बैठे हैं, लेकिन मैंने कहा तब भी जाएगी। और मैंने एक चीज़ और बोला है उसके आगे, मैंने उस ट्वीट पर एक चीज़ और लिख दिया था कि शेख हसीना के जाने के बाद महज 4 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर बांग्लादेश की सरकार गिर जाएगी तारिक रहमान की। कैसे? अब देखिए सर, अगर आज शेख हसीना को ये पता है कि मैं बांग्लादेश जाऊंगी और मुझे असैसिनेट कर दिया जाएगा, ये ऐसा नहीं कि शेख हसीना को नहीं पता, उनकी भी खुद की एक ऐसा, अगर DGFI आज काम कर रही है तो कहीं ना कहीं शेख हसीना के भी लोग हैं उसमें। ऐसा बांग्लादेश के अंदर जितना तारिक रहमान के लोग हैं उससे ज़्यादा शेख हसीना के लोग हैं, उनको भी पता है कि क्या स्थिति है, ग्राउंड हालात। लेकिन आज क्या है, शेख हसीना को भी ये पता चल चुका है कि बांग्लादेश की जनता बहुत पछता रही है कि उन्होंने क्या गलती करी, क्योंकि जो काम पिछले 15 सालों के अंदर शेख हसीना ने किया बांग्लादेश के लिए, वो आज तक बांग्लादेश के किसी लीडर्स ने नहीं किया सर। और आज बांग्लादेश के अंदर आप ये देखो, पहली बार बांग्लादेश में लोगों को देखने को मिला है कि वहाँ के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो मक्का मदीना जाते हैं, और आते ही क्या करते हैं सर, वो अपना गटअप, चलो यार आपका धर्म है, आप कैसे भी करो, कोई बात नहीं, वो आप जिस भी रीज़न को आप फॉलो करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आते ही पहला काम ये करते हैं कि जो 1971 वॉर में जो उनकी 5 ब्रिगेड थी, वो वॉर हीरोज़ के नाम पर रखी थी उन्होंने 90 से, आते ही चेंज कर देते हैं, उनको कट्टरपंथियों के नाम पर बदल देते हैं सर। वो पूरा का पूरा किस में इन्फ्लुएंस हो चुके हैं? पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। 1971 वॉर के बाद पहली बार ऐसा हुआ बांग्लादेश की धरती में कि आसिम मलिक DG ISI वो बांग्लादेश गए। पहले ऐसे ISI चीफ है जो बांग्लादेश गए, लेकिन बांग्लादेश के इन टेरर कैंपों में भी विजिट किया है सर उन्होंने, जो वहाँ पे ISI के हेड हैं पाकिस्तान में। इस टाइम जो पाकिस्तान के ISI के चीफ हैं आसिम मलिक, ये मतलब 71 वॉर के बाद आज तक कोई भी पाकिस्तान का ISI का चीफ नहीं गया बांग्लादेश, ये पहले चीफ है जो बांग्लादेश गए ही नहीं है, वहाँ के टेरर कैंपों का विजिट किया है सर। तो लोग अंदर से नाराज हैं, और शेख हसीना के जाने के बाद शेख हसीना को असैसिनेट करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ISI चाहता है शेख हसीना को असैसिनेट करना, ISI क्या चाहता है, CIA भी नहीं चाहता कि शेख हसीना आए। CIA का बहुत पैसा लगा हुआ है सर यूनिस के ऊपर, बहुत पैसा लगा हुआ है CIA का। CIA कहेगा कि जब तक अमेरिका कहेगा मेरा पैसा रिकवर नहीं होगा, मैं बांग्लादेश को नहीं जाने दूंगा। तो कहीं ना कहीं CIA भी नहीं चाहता, और ISI तो किसी कीमत पर नहीं चाहता। लेकिन इसके बाद भी दिसंबर में शेख हसीना जा रही है बांग्लादेश, और मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश जाते ही शेख हसीना, और ये हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, हम मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई प्लान कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के लोग हैं जो जाते ही तारिक रहमान की गवर्नमेंट को गिरा देंगे सर। वहीं के लोग जाते ही, मतलब लगेंगे 3-4 महीने, इसमें विदिन 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन कोलैप्स हो जाएगी गवर्नमेंट। तो वहाँ शेख हसीना को बचाएगा कौन फिर इतने दिन, 4 महीने? अगर बांग्लादेश के अंदर देखो 2 ही पार्टी मजबूत है, एक है BNP अवामी लीग, ठीक है, जमात को आप छोड़ दो, जमात को तो लोग चाहते भी नहीं है सर कि जमात आए करके। BNP को लोगों को समझ में आ गया कि BNP तो पपेट्स है, प्रॉक्सी बन चुका है BNP, है ना सर। चाहे जमात का प्रॉक्सी बन चुका है, ये ISI का प्रॉक्सी बन चुका है, ये CIA का प्रॉक्सी बन चुका है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे को शेख हसीना चाहिए। तो शेख हसीना को बचाने वाले सर वहीं की, अगर वहाँ की DGFI आप बोले, वहाँ की इंटेलिजेंस विंग बोले, वो शेख हसीना को सेव करेंगे। वहाँ की आर्मी, ऐसा नहीं है कि पूरी आर्मी शेख हसीना के अगेंस्ट है, सब लोग शेख हसीना से प्यार करते हैं। जिस तरह से एक बारी तख्ता पलट हुआ, क्यों तख्ता पलट हुआ? क्योंकि लोग नाराज हुए, उस नाराज़गी का फ़ायदा पूरा का पूरा ISI ने उठाया, लेकिन लोगों को समझ में आ गया। तो आज वहाँ की जनता अपने लीडर को दोबारा चाहती है। अगर जिस देश की जनता अपने लीडर के साथ है, फिर आप अमेरिका को ले आओ, फिर किसी को भी ले आओ सर। अगर आप, अमेरिका क्या चाहता है, बांग्लादेश को चाहता है ना सर,
और जब बांग्लादेश के लोग ही नहीं चाहेंगे, आप ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेश से इंसानों को ख़त्म कर दोगे, आपको इंसान रखने पड़ेंगे। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप आके बांग्लादेश में कमांड नहीं करेंगे, कमांड के लिए उन्हें बांग्लादेश का ही आदमी चाहिए, है ना। तो इसलिए पब्लिक का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्या जो आप दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर टेरर कैंप्स को बना भी रहा है और वहीं ट्रेनिंग चल रही है, तो इसमें दो सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया कि इधर पाकिस्तान में बनाते हैं तो मोदी तो भाई घर के अंदर घुस के ठोकने वाली सोच के साथ चलते हैं, तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल हो रही है। और दूसरा, क्या ये भी संभव है कि दो तरफ से एक साथ घुसें आतंकवादी या बांग्लादेश से घुसें और वो हमला करें? नहीं सर, देखो इसमें मेन साइकोलॉजी गेम समझने की कोशिश करो पाकिस्तान की। पाकिस्तान का गेम क्या है सर, आप ध्यान से देखना। पाकिस्तान ने क्या कर दिया, अपने टेरर कैंप आज बांग्लादेश के धरती में बनाना शुरू कर दिया। जहाँ पे मैंने चटगांव बताया, रंगपुर बताया, सिलीट पर बताया, वहाँ के इनके टेरर कैंप चल रहे हैं। 8-9 टेरर कैंप अलग अलग जगह चल रहे हैं। अब आप ध्यान से देख, टेरर कैंप किसके हैं सर? पाकिस्तान के हैं। बांग्लादेशी लड़के तैयार हो रहे हैं, तैयार करने वाले पाकिस्तानी आर्मी। हिंदुस्तान के अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? हिंदुस्तान के। अगर आप जसीमुद्दीन रहमानी देखो, है ना सर, सारे अगेंस्ट हैं इंडिया के अगेंस्ट। अब क्या होगा सर, हमें अपने देश को सेफ करने के लिए हम नहीं चाहेंगे हमारे देश में आतंकवाद हो। अगर आप हमारे देश को थ्रेट करने की कोशिश करोगे, थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो हम पूरा एरिया खत्म कर देंगे, जैसे हमने भागलपुर में दिखाया। अब क्या होता है, अगर इंडिया में छोटा सा भी इंसिडेंट की प्लानिंग करते हैं, ये इनपुट हमें मिलती है, हम अपने देश को बचाने के लिए उन टेरर कैंप को खत्म करेंगे सर। लेकिन गेम पाकिस्तान का सोचना, बांग्लादेश के आवाम को वो क्या दिखाएंगे कि हिंदुस्तान तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा है। पूरे बांग्लादेश को हमारे अगेंस्ट लाने की, मेरी बात समझ रहे हैं सर, हम अटैक सिर्फ उन टेरर कैंप को कर रहे हैं, हम अटैक सिर्फ उन आतंकवादियों में कर रहे हैं, आतंकवादियों को कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा नैरेटिव बनाएगा कि हिंदुस्तान तो बांग्लादेश के अंदर भी क्या कर रहा है, हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है, ताकि पूरी बांग्लादेश की आवाम, जो जनता है, वो हिंदुस्तान से नफरत करे, जो नफरत भर रहा है अभी पाकिस्तान। मेन मोटो उसका वो है सर। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बांग्लादेश आर्मी हमारे ऊपर अटैक करेगी, नहीं। अगर बांग्लादेश आर्मी ने अगर कुछ भी करना होता तो उन टेरर कैंप की जरूरत नहीं थी। टेरर कैंप की क्या ये सही है कि ये शेख हसीना की वापसी की जो टाइमिंग है, उसके पीछे इन टेरर कैंप्स का भी रोल है कि शेख हसीना अगर जाएंगी तभी इनको रोकना पॉसिबल है? अटैक करवाना, सुसाइड अटैक करवा देना सर। शेख हसीना के ऊपर हो सकता है एक सुसाइड अटैक करवा दे, तो टेरर कैंप तो बना ही रहे ना सर। लेकिन नहीं, अगर शेख हसीना आ गई फिर तो ये टेरर कैंप खत्म हो जाएंगे सर, सारे खत्म हो जाएंगे। तो शेख हसीना को कह तो रहे कि किसी भी हालत में नहीं चाहते, असैसिनेट की तो प्लानिंग है ना आईएसआई की। आईएसआई तो कभी चाहेगी नहीं सर कि शेख हसीना बांग्लादेश आए। वो क्यों चाहेंगे? क्योंकि जैसी एक लीडर आएगी तो पब्लिक खड़ी होगी सर। अच्छा, ये लोग इतना खुराफात करते हैं पाकिस्तानी, इनके अपने देश में तो स्थिति इतनी ख़राब है। पीओके में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोग जो है वो इतना विद्रोह कर रहे हैं और वो डेडलाइन दे रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको पीओके का क्या लग रहा है? वाकई पीओके पाकिस्तान से अलग होगा, नहीं होगा, क्या होगा? सर देखो, सबसे पहले हम पाकिस्तान को आते हैं, पीओके पर आते हैं। पहले हम बलोच की बात कर लेते हैं। बलोच पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है सर अभी। कल की आप अगर आसिम मुनीर ने क्वार्टर में एक मीटिंग करी है कल, उसमें क्या बोला है उन्होंने? अपनी आर्मी को बोला 3 दिन का टाइम चाहिए, सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने के लिए। अरे तुम 3 दिन का टाइम क्या लोगे? तुम वो जो 1971 में याया खान हो गया, चाहे जैजा हो गया, क्या बोल रहे थे? हम तो वॉर जीत गए। एक नैरेटिव सेट कर रहे थे दुनिया के सामने कि हम वॉर जीत गए, जब तक ग्राउंड में 93,000 सोल्जर सरेंडर कर चुके। वो तो ये ऑपरेशन सिंदूर में भी यही कर रहे थे कि हम जीत गए। तो अभी एक नैरेटिव क्या सेट कर रहे हैं कि बलोच के अंदर ये चीज़ करना। ऊपर से चाइना का अलग प्रेशर सर, क्योंकि चाइना का तो पैसा लगा हुआ है, चाइना को तो रिसोर्सेज चाहिए। बीएलए ने क्या बोल दिया? बीएलए ने बोल दिया भाई अगर आपको बलोच का एक भी सोर्सेज चाहिए तो आप पाकिस्तान से बात नहीं करोगे, आप किससे बात करो? आप बलोच से बात करो। तो चाइना बोला भाई मेरे लोग मर रहे हैं, मेरे इंजीनियर मर रहे हैं, मेरे लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, मैं कैसे बिजनेस करूंगा? क्योंकि चाइना तो फंस चुका है। एक तो प्रेशर चाइना का भी है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर कल की आपको एक चीज़ बताऊं, पाकिस्तान में 30 पुलिस वालों ने रिजाइन किया है सर। पता है आपको? 30 पुलिस वालों ने इस्तीफा दे दिया नौकरी से। अब यह सोचो कि जिस पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है, जो पाकिस्तान आज कर्जे में डूब रहा है, लेकिन एक सरकारी कर्मचारी नौकरी से इस्तीफा क्यों दे रहा है? जब मैंने पूछा अपने सोर्सेज से, यार मैंने कहा क्या है भाई इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? बोला भाई सुनो, बोला कि यार पीओके के अंदर अगर कोई भी आईएसआई का आदमी, किसी को भी कुछ होता है तो हेलीकॉप्टर आ जाता है उसको लेने के लिए, बलोच में उसको लाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आता है। बोला हमारे पुलिस वाले मरे और एम्बुलेंस तक नहीं दी। बोला ये सोचो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने ही पुलिस वालों को रेस्क्यू करने के लिए एम्बुलेंस नहीं दे रही है। बोला जब डेड बॉडी दी है ना, तो ऐसे डेड बॉडी दी है कि जैसे हम आतंकवादी हैं भाई, कुत्ते की जगह डेड बॉडी दी है। तो 30 पुलिस वालों ने रिजाइन कर दिया सर।
तो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर दिख रहा है ये। और आप पीओके की बात बता रहे, अगर हालात यही रहे सर, जिस तरह से आज पाकिस्तान के अंदर लगातार अफगान के खिलाफ अफगानिस्तान से इसका वॉर चल रहा है, जैसे टीटीपी लगातार आज पाकिस्तान को एक कंटिन्यू अटैक कर रहा है, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा है, बीएलए जैसे अटैक कर रहा है, पीओके के अंदर इन्होंने कम से कम 500 से ज़्यादा लोगों को शूट कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर नहीं कर रही है, सीधे ऑर्डर दिया आसिम मुनीर ने, जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है सीधे गोली मारो, लोगों को गायब कर दिया है। तो यही हालात रहे तो सर इनका पीओके भी अलग चला जाएगा, इनका बलोच भी अलग चला जाएगा। इसका असर पंजाब के ऊपर भी पड़ रहा है, पाकिस्तान के पंजाब में, क्योंकि ये रास्ते कवर हो गए, बॉर्डर कवर कर दिया उसने इसने बीएलए ने। अब क्या वहाँ फैक्ट्रियों तक चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं सर, तो उसका असर कहीं ना कहीं पंजाब सिंध में भी उसका असर पड़ेगा। तो इस सब का असर पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। और इधर से मोदी जी ने पानी रोक रखा है पंजाब में बड़ा उसका इफेक्ट है पानी न जाने का, या फिर एकदम से छूटता है या एकदम से रुकता है, तो वो बेचारे उनकी हालत वैसे ही ख़राब हो रखी है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आपके हिसाब से जो असीम मुनीर है या जो आईएसआई का चीफ है असीम मलिक, इन दोनों में ज़्यादा ख़तरनाक कौन है? सर देखो, अभी क्या है कि अगर इंफॉर्मेशन की बात करें, इंट की बात करें, तो आईएसआई चीफ के पास इंफॉर्मेशन है सर, किसको ब्लैकमेल करना है, किसको ब्लैकमेल नहीं करना, क्या इन्फॉर्मेशन आगे देनी है। इन्फॉर्मेशन के मामले में अगर हम बात करें तो आसिम मलिक के पास इन्फॉर्मेशन है, आईएसआई है कि ऑपरेशन चलाने हो, असैसिनेट करने दुनिया के अंदर, तो इसका कंट्रोल आसिम मलिक के पास है। लेकिन ऑल ओवर कंट्रोल बोलें तो पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल इस टाइम आसिम मुनीर के पास है। अब लेकिन यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं भी लेफ्टिनेंट जनरल हूँ तो मैं जनरल बनूँ, यही सपना आसिम मलिक का भी है, और भी पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जिनका सपना है कि हम जनरल बने। लेकिन वो सपना आसिम मुनीर ने ख़त्म कर दिया सर, कि तुम जनरल भी बन जाओगे तो तुम्हें पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं फील्ड मार्शल हूँ, मैं आजीवन जब तक मैं जीवित रहूँगा पूरी की पूरी आर्मी मेरे कंट्रोल में रहेगी। तो कहीं ना कहीं सर अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि भाई तू तो हज़ारों करोड़ कमा रहा है, तू तो जीवन भर कमाएगा, हर एक जनरल 3 साल कमा के चला जाता है, लेकिन तूने तो पूरे जीवन भर के लिए ले लिया। तो कहीं ना कहीं जो सामने नज़र नहीं आ रहा है वो एक आक्रोश पाकिस्तान की आर्मी के अंदर है सर। पाकिस्तान के कुछ एक आर्मी ऑफिसर्स ऐसे हैं जो खुद चाहते हैं कि आसिम मुनीर का असैसिनेट हो जाए इंटरनल। आप कह रहे हैं कि हम ट्रम्प के हत्या की बात कर रहे हैं, कहीं मुनीर को ना मार दे सर, और वही फॉल्स ऑपरेशन के अंदर सेम पाकिस्तानी आर्मी एक फॉल्स ऑपरेशन चला दे या आईएसआई एक फॉल्स ऑपरेशन चला दे। मेरी बात समझिए ना सर, क्योंकि हर जनरल का सपना है ना सर कि आसिम मुनीर ने तो पूरी दुनिया के अंदर बड़े बड़े मॉल खरीद लिए, चीज़ें खरीद ली। अच्छा। मतलब इंग्लैंड के अंदर जैसे अंबानी का बंगलो नहीं होगा वैसा इन लोगों के बंगलो हैं। तो लेकिन जब जीवन भर तक किसी का कंट्रोल रहेगा तो एक आदमी जनरल बन के कर क्या लेगा सर? तो कहीं ना कहीं तो नाराज है ना वो आदमी, क्योंकि आसिम मुनीर ने तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर पब्लिक नाराज, आर्मी नाराज, बीएलए यहाँ नाराज, बीएलए नाराज, टीटीपी नाराज सर। तो वो जो राजनाथ सिंह जी का बयान था कि हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप ही सर आ जाएगा हमारे पास, वही होगा? वही है ना सर। देखो ना, मैंने आपको क्या बोला, वही सब चीजें चल रही हैं। आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा? तो मैं कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। तो भाई दुनिया का एक रूल होता है सर, जब तक ऑपरेशन चल रहा है ना हम अपनी कैजुअलिटी नहीं बताते हैं सर, ये हम ही नहीं करते हैं। चलो अगर जिन लोगों को ये लग रहा है कि यार ये हिंदुस्तान ने किया, तो अमेरिका का मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका का ईरान के साथ वॉर चल रहा है सर। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद 5 मार्च या 6 मार्च को ये बोल दिया था कि उनके 13 जवान शहीद हुए हैं। सर अभी तक 13 ही जवान शहीद हुए हैं, गिनती आगे नहीं बढ़ी है। अगर आज भी आप डोनाल्ड ट्रंप से पूछ लो कि भाई अमेरिका को इसमें कितना नुकसान हुआ है, बोला 13 जवान शहीद हुए, कुछ घायल हैं। ये दुनिया के हर देश करता है सर। इसको आप आर्मी के ऊपर या आर्मी अपने ऑपरेशंस कैसे करती है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं। क्यों नहीं, क्या होता है लड़ाई सर ग्राउंड पर बात पर जीती जाती है, मॉरल पहले जीता जाता है। हम लोग एक नैरेटिव पहले सेट करते हैं। अगर दुनिया में कुछ भी हो, सपोज करो चलो आज वॉर चल रहा है, अमेरिका ईरान का वॉर चल रहा है, आप न्यूज़ उठाकर देखो, ईरान बोलता मैंने अमेरिका को हरा दिया, अमेरिका बोलता मैंने ईरान को हरा दिया, अमेरिका बोल रहा मैंने ईरान का इतना नुकसान कर दिया, ईरान बोलता मैंने अमेरिका को धुआं कर दिया। तो भाई हार कौन रहा है वॉर? वॉर तो दोनों ही जीत रहे हैं सर। आप एक देश बता दो जो कह रहा है मैं वॉर हार गया। यूक्रेन कह रहा है मैंने रशिया को हिला के रख दिया, रशिया को तबाह कर दिया, रशिया बोलता मैंने ईरान को यूक्रेन को ख़त्म कर दिया। तो वॉर ऐसे ही होता है सर। वॉर में कभी भी अपनी कैजुअलिटी नहीं बताई जाती। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ एक लोग कैसे हैं, आप कुछ भी बोल दो इनको मत। लेकिन पाकिस्तान से कोई भी एक जर्नलिस्ट भी बोल देना सर कि हिंदुस्तान के अंदर देखो ये चीज़, कहेंगे देखो इसने ऐसा कहा। अरे भाई तुम्हारा बाप है क्या वो आदमी यार? क्यों सर?
मतलब तुम्हारे को हमारे इस देश के लोगों पे भरोसा नहीं है। मतलब हमारे जो फौज है जो 24 घंटे -40 डिग्री पर है, 50 डिग्री प्लस पर काम कर रही है, तुम्हें उन पर विश्वास नहीं है। पाकिस्तान का एक 2 कौड़ी का आदमी बोलता है कि हिंदुस्तान में, तुम उसको पूरे इंडिया में सर्कुलेट करते हो कि वो बोला, यानी कि वो या तो तुम्हारा बाप है या तुम उसके बेटे हो, तुम्हें उस पर विश्वास है। मैं आपको 10 दिन पहले की बात बताता हूं सर, भूचाल आ गया इस देश के अंदर हर मोबाइल पर कि चाइना 60 किलोमीटर अंदर आ गई। आपको पता है हर मोबाइल पर एक मैसेज चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान के सोशल मीडिया पर लोगों ने गालियां देना शुरू कर दिया कि देश क्या कर रहा है, देश क्या कर रहा है, चाइना ने हमारे देश को कब्जा कर लिया। सर मैंने नॉर्मली तरीके से मैंने अरुणाचल बात करी, फॉरवर्ड पोस्ट पर मेरे दोस्त लोग थे यार, मैंने कहा भाई ये क्या है यार, ये बोला ऐसा फेक है यार, कैसी बात कर रहा है तू भी इसमें क्वेश्चन कर रहा। बोला हम वहीं हैं भाई, फॉरवर्ड पोस्ट पर ही हैं। बोला 1 इंच पर कोई फौज अंदर नहीं आ रखी है। तो मैंने सर एक नॉर्मली मैंने कहा सब फेक है। और भाई साहब जो एंटी एलिमेंट्स लोग हैं जो इस देश में पेट कैंपिंग पर काम करते हैं, बोला तुम भी झूठ बोल रहे हो ये चीज़। और सर मैं रात भर बैठा, मैंने कहा पहले तो इनको ये प्रूफ करके दिखाऊं कि जिसको ये चाइनीज़ आर्मी बोल रहे हैं है कौन सी आर्मी साली, है ना। उसके एक एक करके हमने, हमारी टीम ने उसको जूम करे, पूरे ड्रेस को जूम करे, जूम करने के बाद उसके बैच को चेक करा। बैच को चेक करने के बाद हमने उसको देखा यार, हमने कहा कि यार भाई जिसको ये आर्मी बता रहे हैं ये तो मणिपुर का एक इंसर्जेंट ग्रुप है जिसका नाम है UNLF। फिर मैंने मणिपुर बात करी यार, मैंने कहा UNLF का वीडियो कहाँ हो रहा है, ये UNLF के वीडियो को पूरा चाइनीज़ आर्मी बताकर जा रहे हैं। तो मैंने लक्की भाई बोला यार UNLF के साथ हमारा सीज फायर है भारत सरकार का, तो मणिपुर के अंदर एक कैंप को खाली करके इनको दूसरे कैंप में भेज रहे थे। तो बोला जब ये लोग जा रहे थे कैंप खाली करके तो गाँव में इनके रिश्तेदार हैं। सर जब इंसर ग्रुप मणिपुर का है तो किसी का माँ है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, क्योंकि जिस तरह से नक्सलाइट माओवादी है इसी देश के, तो वो लोग अपने घर वालों से मिलते हुए जा रहे हैं, घर वाले रो रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी जिसको इस देश के एक वर्ग ने बोल दिया कि चाइना आर्मी देश के अंदर घुस गई और लोग उनके लिए रो रहे हैं। तो ये नैरेटिव है सर यहाँ पर। नहीं, नैरेटिव का वॉर तो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, जो कि मुझे कई बार ऐसा लगता है जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया ने ये बोला, मीडिया ने वो बोला। देखिए कुछ गलतियां मीडिया से हुई, हमने स्वीकार किया कि ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि भारतीय मीडिया में किसी ने भी उस नैरेटिव की लड़ाई में देश को कमजोर तो नहीं किया ना। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, पाकिस्तान हार रहा था, पाकिस्तान पिट रहा था, फिर भी वहाँ की मीडिया बताती रही कि नहीं नहीं भारत तो कुछ कर नहीं पा रहा, और हम मार भी रहे थे, लेकिन फिर भी अगर 1 खबर 2 खबर कुछ इधर से उधर हो गई तो लोगों ने ये बना दिया कि जैसे भारत ने कुछ किया नहीं, मीडिया ने गलत दिखा दिया। नहीं सर, एक्चुअली मैंने आपसे बोला ना कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, कुछ लोगों को 100% तो नहीं बोलूँगा सर, कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये है कि कभी पाकिस्तान कुछ बोल दे तो इन्हें उन पर ट्रस्ट है। नहीं, मुझे लगता है दूसरी दिक्कत है। दिक्कत सिर्फ ये हो गई है कि इनको हर चीज़ ना नरेंद्र मोदी सेंट्रिक दिखती है, कि इनको ये नहीं दिख रहा कि मेरा देश जीत रहा है या मेरा देश मार रहा है। इनको ये लगता है कि यार नरेंद्र मोदी का नाम हो जाएगा, तो कैसे भी करके मोदी का नाम खराब कर दो, भले उसमें अपने देश का नाम खराब हो जाए। नहीं बिल्कुल, एक जानने वाले हैं सर, एक दिन मैं बैठा था नॉर्मली तरीके से, तो सीधे बोले यार तुम्हारे को क्या पता। बोला, मैंने कहा सर क्या हुआ। बोले देश का प्रधानमंत्री बोला यार 10 लाख के कपड़े पहन रहा है करके। मैंने कहा भाई देख, हमारे देश का प्रधानमंत्री 2 करोड़ के कपड़े पहनेगा। मैंने कहा हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ने दुनिया को हम ये दिखाएंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर 10 करोड़ के कपड़े पहनता है। मैंने कहा तुम क्या चाहते हो यार, हमारा प्राइम मिनिस्टर चप्पलों में जाए? तुम दुनिया को ये नैरेटिव सेट करोगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री 100 रुपए के कपड़े में आ रहा है यार। मैंने कहा क्या सोच है यार तुम्हारी यार, मतलब तुम ये दिखाना चाहते हो दुनिया के अंदर। पर आप देखिए कि चर्चा कहाँ चली गई है, प्रधानमंत्री काम कैसा कर रहे हैं उस पर चर्चा नहीं है, उस पर चर्चा नहीं है। कपड़ा क्या पहन रहे हैं, जूता क्या पहन रहे हैं, वहां फलाने के साथ गले कैसे मिल रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी खिला दिया कि नहीं, इस पे चर्चा हो रही है। और सर एक चीज और है, दूसरा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। सपोज करो कि प्राइम मिनिस्टर सर उधर की तरफ देख रहे किसी को, उसके बीच में कोई लेडी आ गई, कहेंगे उसको अरे भाई क्या बीच की सब चीजें हटा दें क्या? अब वो लेवल भी इन लोगों ने इतना गिरा दिया ना, लेवल पर नीचे आ गए लोग बात कि मतलब सर ये नहीं है। ये लोग पता है क्या है, ये लोग जो लोग ये बोल रहे हैं ये आम लोग नहीं है, ये लोग हैं पेट कैंपिंग पर पूरा का पूरा। आपको मैं उदाहरण बताता हूं, आप एक काम करो, अभी इंडिया की तारीफ लिख दो, कुछ लोग सिर्फ बैठे हुए हैं कि हमें रिप्लाई करना है। सर यहाँ तो अगर सपोज करो मेरा भाई, मेरी बहन, माँ, पिताजी कोई भी एक पोस्ट डालते हैं तो मुझे शाम तक नहीं पता चलता, अगले दिन तक, कि मेरे पिताजी या मम्मी लोगों ने या दोस्तों ने कुछ पोस्ट भी डाला। आज अगर एक बच्चे से पूछ लो कि हम सोशल मीडिया के अंदर कुछ डालते हैं, आपके रिश्तेदारों के कितने कमेंट आए? रिश्तेदार भी नहीं करते सर। एक लड़के के अगर 3 भाई हैं तो 2 भाई ने हो सकता है कमेंट भी ना करो तो अच्छा दिख रहा है या तो बुरा दिख रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ एक देश की बात करो तो एक वर्ग बैठा हुआ है उसको एक एंटी बनाने के अंदर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वर्ग ऐसे नहीं बैठा है, ये अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कि एक पूरा सोशल मीडिया कैंपेन देखने वाली एक एजेंसी हायर कर रखी है, और उनका काम ही यही है कि अगर मान लीजिए किसी सुशांत सिन्हा ने कुछ लिखा तो एक पूरा वर्ग आएगा और उस पर जो है वो गालियां लिख के जाएगा, सो दैट
कि जो भी उसको देखे उसको ऐसा लगे कि ये जो कह रहा है उसके नेगेटिव में सेंटिमेंट है, नहीं बिल्कुल, सो दैट कि धीरे धीरे लोगों को लगे कि हम गलत सोच रहे हैं, लगता है देश में कुछ गलत हो रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे। सर इनका काम ही है। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे उसमें, अच्छा एक चीज़, एक आपको बहुत हंसी आएगी सर, क्या हुआ कुछ दिन पहले जी बिल्कुल जी, आज तो बहुत कुछ नया जानने के लिए मिला है और उसमें कुछ सरप्राइज भी था हमारे लिए। वो ये था कि हसीना वाजिद जो है बहुत जल्दी उनकी वापसी होने वाली है और उसके जो कारण हैं वो भी इन्होंने बताए हैं। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश के लिए 15 साल काम किया और बांग्लादेश को जिस तरह से उसने एक कह लें कि तरक्की दिलवाई है, उस तरह से बाकी कोई भी लीडर जो है बांग्लादेश को वो तरक्की नहीं दिलवा सका। तो अवाम जो है कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर पछतावे में है और पछता रही है अवाम। अवाम चाहती है कि शेख हसीना वाजिद जो है किसी तरीके उसकी अब वापसी हो और शेख हसीना वाजिद जो है उनकी भी टीम वहाँ पे मौजूद होगी, वो भी काम कर रहे होंगे लोग। नैरेटिव जो है वो एक सेट कर लिया जाएगा। शेख हसीना वाजिद जब जाएँगी, इनका ये मानना है, इनकी ये पेशगोई है कि 5-6 महीने के अंदर-अंदर जो खालिद तारिक ज़िया हैं, उसकी हुकूमत गिर जाएगी, उसकी सरकार जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो है दोबारा से शेख हसीना वाजिद आएँगी, लेकिन जो भी वहाँ पे टेररिज़्म करने की प्लानिंग हो रही है या टेररिज़्म आने वाले टाइम में बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान के खिलाफ हो सकता है, उन सब चीज़ों को भी शेख हसीना वाजिद अगर आती हैं तो कंट्रोल में ले लेंगे। अगर वो नहीं आती तो आने वाले टाइम में इंडिया को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया को बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो है वो थ्रेट के चांसेस हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो भी कट्टरपंथी सोच रखती हैं, रेडिकल सोच रखते हैं। जिस तरह से इन्होंने बताया कि आर्मी चीफ जो है वो गए और वहाँ से उम्रा करके या हज करके जो भी वो करके आए हैं, दोबारा आकर तो उन्होंने एक नैरेटिव सेट किया और अपने जो लोग हैं उनको रेडिकल बनाने की कोशिश की। तो ये चीज़ें भी इन्होंने बताई हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये जानने के लिए मिली है, क्या आज से पहले अगर बात करें तो मुझे सबसे ज़्यादा जो लग रहा था ना कि इस वक़्त दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी लीडर को खतरा है तो मुझे लग रहा था वो ट्रंप है। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप की हरकतें हैं और ट्रंप ने इतनी दुनिया के साथ दुश्मनी जो है वो ले ली है। वेनेज़ुएला के साथ उसने हमला किया, उसके बाद और भी एक छोटा-सा कंट्री है वो जज़ीरा टाइप, उसका नाम याद नहीं है। उसको धमकियाँ इसने लगाई कि नेक्स्ट नंबर उसका है। उसके बाद जो है वो यूरोपियन यूनियन को इसने कहा जी कि आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, हमें तो ये था कि नेटो जो है वो पूरी की पूरी हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, आने वाले टाइम में जब मुश्किल टाइम आएगा हम आपके साथ खड़े नहीं होंगे। उसके बाद ईरान का इसके ऊपर इनाम रखना कि भाई जो कोई डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा उसको इतने करोड़ डॉलर ईरान की तरफ से दिए जाएंगे। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी ना, मुझे ये था कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर अटैक होगा ज़रूर। लेकिन जो कारण इन्होंने बताया है मेरे ख्याल में वो ज़्यादा ऑथेंटिक हैं। इन्होंने कहा है कि देखें डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, यूएसए में एक रूल बना हुआ है कि अब की बार वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता और अब की बार वो नहीं बन सकता। जो उसके पास ऑप्शन थे, जो चांस थे वो ख़त्म हो गए। 2-2.5 साल तकरीबन इन्होंने बताया रह गए हैं। अगर बनने के चांस होते तो उसके ऊपर अटैक हो सकता था, लेकिन अभी चांस कम है क्योंकि वो अपनी कह लें कि संपत्ति हासिल करने के लिए इस तरह की कुछ हरकतें उसने की भी हैं। पहले जो उसके ऊपर फायरिंग हुई वो तो हम सबको पता चला कि वो एक संपत्ति हासिल करने के लिए उसने फायरिंग करवाई अपने ऊपर। लेकिन अब कुछ ऐसा है नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको तो खतरा नहीं है, लेकिन खतरा जिसको है इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा पुतिन जो है उनको खतरा है और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा है कि मोदी। मोदी का भी नाम इन्होंने लिया है। जिस तरह से न्यूजीलैंड में वो पहुंचे हैं, वहाँ पे कह लें कि गुप्तचर जो स्नाइपर हैं वो वहाँ पे छोड़े हुए थे उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन बड़ा जिगरा है जी, एज अ प्राइम मिनिस्टर इतना जिगरा होना बड़ी बात होती है कि वो खुलेआम अपनी आवाम में चले जाते हैं बिना सिक्योरिटी के। ये बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि इंटेलिजेंस जो एजेंसियां होती हैं ना, वो डायरेक्ट बंदे के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि हमला ही करवाएं। उनके पास और भी बहुत सारे तरीके मौजूद होते हैं। किसी के हाथों के ऊपर जहर भी लगा के वो हाथ मिला सकते हैं। वो जहर इस तरह के होते हैं, वो केमिकल्स इस तरह के होते हैं कि जिल्द में जज़ब हो जाते हैं।
अब वो जिस तरह से सबके साथ हाथ मिला रहे होते हैं, उनमें से कोई एक बंदा हो सकता है। अब इतने सारे लोगों के साथ हाथ अगर मिलाया हो तो क्या पता चलता है कि भाई किसने ये काम किया। तो साजिश तो हो सकती है, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जो है, देख लें जी, बड़ा जिगरा है, अपनी आवाम में वो जाती हैं, हाथ भी मिलाती हैं। और इतना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क जो है ना, वो इन्होंने तो कहा है, इन्होंने कहा नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो लेते हैं तो ये बढ़िया बात है। और उसके बाद रिस्क जो है अभी उनको है, और उनको खतरा भी है, और उनको चाहिए कि कोई थोड़ी सी एहतियात करना शुरू कर। बिल्कुल जी। और बांग्लादेश में अब हसीना वाजद जो है वो वापस जाएंगी, तब भी पता चलेगा कि वहां पे क्या होता है। अब उसकी जान को भी खतरा ही है, रिस्क तो है उसकी जान को भी। ये नहीं है कि वो शायद हो सकता है वो जाए और वहां पे जो है वो उसको मार दिया जाए, ये भी हो सकता है। ये तो इन्होंने अपनी तरफ से एक तज्जिया किया है, अपनी तरफ से एक सोर्सेज के जरिए एक आइडिया जो है वो दिया है लकी बीच सर ने। तो जरूरी नहीं कि वो आइडिया पूरा हो, पहले पूरे हो चुके हैं, मानते हैं कि नेपाल का इन्होंने कहा, बांग्लादेश का इन्होंने कहा, तो वो पूरे हुए हैं। क्योंकि सोर्सेज जो हैं वो उनके जरिए अपना ये एक नजरिया जो है वो बनाते हैं। क्योंकि इनके सोचने की जो है वो तरीक़ाकार ज़ाहिर है हमसे आगे है। क्योंकि ये एक अदारे से मुंसलिक रहे हैं, इंटेलिजेंस रहे हैं, तो जिस वजह से जो है इनका सोचना और है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि गलत भी हो सकता है आइडिया, ज़रूरी तो नहीं है कि मतलब कि बिल्कुल करेक्ट हो। तो उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो इन्होंने भी कहा कि हो सकता है कि उनको मरवा भी दिया जाए, क्योंकि सीआईए भी नहीं चाहती, पाकिस्तान भी नहीं चाहता कि वो आए इधर। तो हो भी सकता है कि इसको ख़त्म करवा दिया जाए। तो और ट्रंप की बात करें तो ट्रंप को ख़तरा अपनी सीआईए से था, कुछ लोगों में, मतलब कुछ जो बीच में होते हैं। बाकी उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने नज़दीक आने ही नहीं देता किसी को, उसके नज़दीक ही नहीं आता कोई। सिक्योरिटी ऐसी होती है। अब जो सीआईए में कुछ लोग हैं उनको भी पता है कि अगली दफ़ा ये नहीं बनेगा। अब तो बन गया, अगली दफ़ा नहीं ये बनेगा, क्योंकि रूल है 3 दफ़ा बन सकते हैं तो उसके बाद नहीं। तो इसलिए अब उसको कोई ख़तरा नहीं रहा। प्यूटन को है, क्योंकि वो शायद ज़ाहिर है रशिया है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को है। तो इनकी सिक्योरिटी जो है वो भी इन्होंने टाइट रखी होती है। तो हालांकि अगर कहीं पे जो है वो रुक जाते हैं, अपनी मर्जी से रुकते हैं, तो वहां पे मेरे ख्याल में सिक्योरिटी थ्रेट उस तरह नहीं हो सकता कि कोई अपना जहर वाला या कुछ इस तरह का जो है वो हरकत करे। क्योंकि वो उसको तो किसी को तो वेमो गुमान में भी नहीं होगा कि वहां पे रुकेंगे। तो वहां पे ये सारा कुछ करना, पहुंचना, तो ये जो है वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह कुछ हो। हाँ, जहाँ पे ज़ाहिर है ये रुकते हैं, जहाँ पे ये पूरा शेड्यूल तैयार होता है, वहाँ पे कोई गेम ना कर रहा हो तो वो एक अलग चीज़ है। और ख़तरा तो है भाई, सिक्योरिटी तो टाइट जो है वो होनी चाहिए। ये तो हमने पहले भी बात की हुई है। और बांग्लादेश में टेररिस्ट जो बन रहे हैं एक जमातें, तो इन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे, इंडिया पे हमला नहीं करेंगे, बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म नहीं करेंगे। वो सिर्फ एक यूज़ करेंगे उस चीज़ को कि हमला करें उस कैंप पे और नाम आ जाए इंडिया पे। तो इस तरह की जो है वो इन्होंने बातें बताई हैं बीच में। और बाकी अभी जो है वो बता रहे थे कि अपने मुल्क में जो लोग मतलब खिलाफ बोलते हैं, तो वो मतलब मैं उस वक्त भी बोला था जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था कि जब ये जंग होती है उस वक्त अपने मुल्क के साथ खड़ा होना चाहिए। नैरेटिव उस वक्त कोई भी हो, लीडर कोई भी हो, अगर आप उसके खिलाफ हैं बेशक रहें, लेकिन मुल्क है तो सारा कुछ है, आप भी हैं। तो इसलिए इन्होंने भी वही कहा कि नफरत अगर किसी को है पीएम मोदी से तो वो बेशक करे, लेकिन उस नफरत में मतलब कि मोदी को मतलब करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए जो है वो मुल्क को भी नहीं बख्शते। फिर मुल्क भी जो है वो उस चीज़ में आके डिग्रेड होता है फिर।
तो उस वक़्त कम से कम जो है वो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि न्यूज़ में ज़ाहिर है काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ थी जो कि इंडियन न्यूज़ ने भी, पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल वालों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने बहुत फेक न्यूज़ दी हैं, बहुत ज़्यादा। जिस वजह से लोगों में जो है वो थोड़ा-सा मतलब कि एतबार उठ गया है अब इनसे कि ये झूठी खबरें देते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो नैरेटिव इन्होंने कहा कि मुल्क के खिलाफ तो नहीं था ना, तो किसी और मुल्क के खिलाफ ही था। तो जिससे लड़ाई हो रही है उसके खिलाफ था। बेशक झूठ था उस वक़्त, लेकिन असल में लोग भी देखना चाहते हैं भाई सच। सच जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान में भी जो झूठ बोलता था तो उसके खिलाफ यही कहते थे कि ये गलत बोल रहे हैं, ये सारे जो हैं वो ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो अगर कोई ऑथेंटिक न्यूज़ देता था तो उसकी बात को सुना जाता है। ये समझूँगा कि न्यूज़ अगर कैजुअलिटी नहीं बतानी, ना बताएँ, लेकिन ये है कि ये बताएँ कि पाकिस्तान में मतलब या इंडिया में क्या चल रहा है इस टाइम, क्या हो रहा है, अवाम उस हिसाब से जो है वो रेडी रहे फिर। क्योंकि अवाम जो है उस वक़्त जानना चाहती होती है कि क्या सच्ची न्यूज़ है। यहाँ पे भी काफ़ी फेक न्यूज़ चली और उस पे बड़ा मतलब कि लोग जो हैं लुड़ियाँ, जश्न था, ये है वो बहुत जो है मचाए गए। तो जो कि मैं समझता हूँ कि ये न्यूज़ जो है वो सच्ची ही होनी चाहिए। ठीक है, कुछ आंकड़े जो है वो नहीं बताते कि कैजुअलिटी कितनी हुई है, क्या नुकसान ज़्यादा हुआ है। जिस तरह के अमेरिका ने इन्होंने बताया कि उस वक़्त 13 इसने कहा कि अब मेरे बंदे शहीद हो गए हैं और इतने घायल हैं। अभी जो है वो ये न्यूज़ आई है कि जी उर्दन मतलब जॉर्डन में जो है वो 2 अमेरिकी जो है वो मारे गए हैं और बाकी ज़ख्मी हुए हैं। हालाँकि इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन वो उसने शो जो है वो इतने करवाए हैं। तो काफ़ी सारी जानकारी जो है वो इन्होंने दी है जी। आगे भी देखेंगे कि आगे क्या-क्या है। आखिरी पार्ट जो है वो भी बनाएँगे। बिल्कुल जी, सेकंड पार्ट था और इंटरेस्टिंग था, नो डाउट। थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो सुनना चाहते थे जो हाईलाइट में सुनी हुई थी, उनमें थ्रेटन किन-किन को था। एक अपना ही एक अंदाज़ा था कि यार करंट सिचुएशन में कौन चल रहा है, क्या चल रहा है, और उनको लेकर था। लेकिन केतन और मोदी सर जो हैं उनके ऊपर जो है वो खतरा उन्होंने कहा कि है। और पीएम भाई करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बात करते हैं। बाहर भी यही सिस्टम होता है, सिक्योरिटी टाइट होती है। लोगों को वहाँ रीचेक नहीं किया जाता उनको। तो आज का टेक्नोलॉजी जो है वो बड़ी तेज़ है। वो पहले बता चुके हैं पहले पार्ट में कि रीड किया जाता है लोगों को, और उनको पता भी नहीं होता कि उनको रीड कर लिया गया है टोटल वे में। कोई असला वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ उन्होंने रखी हुई है। तो टेक्नोलॉजी तो तेज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो टेक्नोलॉजी आपके पास है वो जो मुखालफिन होंगे, जो किलर होंगे, वो उनके पास भी मौजूद होगी भाई, और हो सकता है उनके पास एडवांस हो। तो ख्याल करना चाहिए कैसा पीएम जो है भाई पूरी कंट्री को होल्ड कर रहा है, उसके ऊपर ऐसे थ्रेटन होना। और आपको पता भी है न्यूजीलैंड जो है वहाँ पे सिचुएशन जो है पहले भी ख़राब हो चुकी है। और आजकल देखा जा रहा है कि यूरोप में चीज़ें जो हैं वो अनइवन सी हो रही हैं। आए दिन कोई ना कोई गन उठाकर कहीं पे भी क्या है कि होटल में, पार्क में, कहीं भी ऐसा स्पॉट कोई मतलब इवेंट हो रहा है उसमें घुस जाते हैं और लोगों को मार देते हैं। तो नोबडी नोज़ कि भाई सिचुएशन जो है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उन्होंने लास्ट पार्ट में भी मेंशन किया है कि 5 किलोमीटर तक जो है एक-एक बंदे को जो है वो निकाला जाएगा, अपना बंदा जो है वो तैनात किया जाएगा। कोई ऐसा कह लें कि वीक पॉइंट जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा कि जहाँ पे ये ऐसी चीज़ें हो सकें। तो कोशिश यही है भाई, वही बात आ गई कि रियलिटी की यहाँ मिसाल दी जाती है कि पत्थर जो है उसी दरख्त को मारा जाता है जिसमें फल लगता है। तो इस वक़्त जो है वो भाई नज़रें सबकी उन लोगों के ऊपर हैं जो काम कर रहे हैं, जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपनी कंट्री को स्टेबल कर रहे हैं, जो अपनी मना रहे हैं अपनी शर्तों के ऊपर। उनको हटाने की कोशिश की जा रही है कहीं न कहीं। कोशिश की जा रही है इनको पुश डाउन किया जाए, अगर नहीं होते तो एलिमिनेट कर दिया जाए। तो कोशिश यही होती है, लास्ट चांस यही होता है। तो वो कोशिश जो है वो की जा रही है। ट्रंप पे वो हमला हुआ, उसकी अभी भी स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हुई, उसका अभी भी जो है डाउट में है चीज़ें। बीच में बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म जो है वो
बड़ा अहम मुद्दा है, नो डाउट। और इनके मुताबिक ये कह रहे हैं कि जो है इन्वॉल्व है पाकिस्तान भी, और उसमें ये कैंप विजिट किए गए और ये सारी चीज़ें की गई। तो आई डोंट नो, वी डोंट नो दैट कि यार ये सिचुएशन जो है वो हो रही है और ऐसा कुछ है। लेकिन इनके मुताबिक ये स्पाई हैं, तो लोगों के ताल्लुकात होते हैं अभी भी भाई। वो दूसरों के बारे में बात कर रहे हैं कि वो रिटायर भी हो जाते हैं, हट भी जाते हैं, लेकिन वो कह लें कि कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, राब्ते में होते हैं। ये भी एक किस्म का हट चुके हैं, लेकिन अभी भी राब्ते में। जैसे उन्होंने कहा कि नेपाल ये करेगा, बांग्लादेश में ये हो जाएगा फलां जगह पे, तो उनकी क्या सराहियाँ जो है वो हंस रहे हैं। सुशांत जो है वो भी हंस रहे हैं इस चीज़ के ऊपर के, मतलब कुछ है आपके पास तो बता दें हमें, और मतलब आप किस तरह अंदाजे लगा रहे हैं। तो इट्स मीन्स कि एक डेटा एनालिस्ट होता है कि मतलब कि लोग आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आप उस सोर्स के ऊपर जो है वो नज़रसानी करते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ ये हो सकता है, ये क्या सराही होती है उस डेटा के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो इट्स मीन्स कि ये भी कनेक्टेड है। तो ये भी क्या लें कि अंडर कवर एक्टिव स्पाई हैं अभी भी, तो लोग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अभी भी। यूट्यूब के चैनल के ऊपर ये बात करते हैं ऑथेंटिक वे में, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, भाई लोग बहुत सारे सुनते हैं। तो बाकी उन्होंने कहा कि रॉयल फैमिलीज जो है वो होल्ड कर रही हैं, ट्रम्प जो है एक कठपुतली की तरह इन्होंने बताया उनको। तो सारी चीज़ों को देख कर आए तो हम तो बार बार कह रहे थे कि भाई पीछे चलाने वाला कोई और है, पीछे चलाने वाला कोई और है। और भाई वो उन्होंने थोड़ा मेंशन कर दिया, उन्होंने कहा रॉयल फैमिलीज है, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो है वो है, इंग्लैंड की बात हो रही है। तो मतलब ये रॉयल फैमिली जो है मौजूद है हर जगह पे और वो होल्ड कर रही हैं, वही ताकतें हैं और वही इनको होल्ड दे रही हैं, वही इनको ला रही हैं और अपनी मर्ज़ी से चला रही हैं। पता नहीं हकीकत क्या है, क्या सिचुएशन है। जो हमको स्क्रीन पे नज़र आता है वो थोड़ा डिफरेंट है, पस पर्दा जो बातें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो बहरहाल यही डिस्कशन थी, और सेकंड पार्ट भी जो है वो काफ़ी अच्छा था, नो डाउट। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिवील की गई हैं, और होप्स आप जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन कमेंट सेक्शन में आप जो है पार्ट मेरे हाल में देखते नहीं हैं, कह देते हैं पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 2। मुझे लगता है वीडियो जो है वो आवाम जो है वो कम देख रही है। बहरहाल जो देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो नहीं देख रहे हैं उनका भी शुक्रिया जी। बहरहाल इनकी जो ओरिजिनल वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, क्या रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।